Now we move toward the topic wide agreement. So, what is wide agreement? According to Section 2G, an agreement not enforceable by a law is a wide agreement. Section 10 states that agreement expressly void will not valid contract. A void agreement is an agreement that is not valid or binding in the eye of law. It has no legal effect. You cannot go to court and ask for help if someone breaks a void agreement. A void agreement never valid. Void agreement क्या होता है बेसिकली? वाइड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि एब इनिशियो से ही वाइड होता है, यानी कि जब वाइड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज होता है, दोनों पार्टी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करती हैं, तो इस दौरान, इस बनने के दौरान ये वाइड होता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से ये कभी वैलिड नहीं बन सकता। इसलिए हम कहते हैं कि ये एब इनिशियो मीन कि शुरू से ही, यानी पहले दिन से ही, जिस मोमेंट के अंदर इसको जनरेट किया गया या क्रिएट किया गया, उस वक्त से ही ये वाइड है और ये लीगली तौर पे इन्फोर्सेबल नहीं है। हम व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वैलिड एंड वाइड? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ होता है, लेकिन जो वाइड एग्रीमेंट होता है इट्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ, यानी लॉ के ऊपर हम इसको, इस वाइड एग्रीमेंट के ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जस्ट लाइक अ वाइड एग्रीमेंट नेवर वैलिड। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल cannot be executed, such as a street vendor selling the Brooklyn Bridge to a tourist। ठीक है, we are made without consideration। अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी, तो वो अपनी प्रॉपर्टी तो सेल कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे पर्सन से किसी ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में एग्रीमेंट करता है जो उसकी अपनी ओनरशिप के अंदर है ही नहीं, तो फिर ये जो एग्रीमेंट होगा बिटवीन टू पार्टीज ये वाइड होगा। इसी तरीके से वी आर मेड विदाउट कंसिडरेशन, दोनों पार्टी के दरमियान गिव एंड टेक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों पार्टी आपस में किसी चीज़ की ट्रांजैक्शन नहीं करती, गिव एंड टेक नहीं होती, ठीक है, तो फिर वो एग्रीमेंट वाइड होगा। जस्ट लाइक अगर आप किसी को एज डोनेशन दे दें, तो ये कब उनके उनके दरमियान, यानी आप किसी सेकंड पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें और आपने उसको, या एग्रीमेंट, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट अगर आप कर लें तो कभी भी वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये आपने वन साइड ट्रांजैक्शन है, आपने गिव तो कर लिया लेकिन उसके बदले में टेक नहीं किया। अच्छा, ये मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। तो जो एग्रीमेंट है ना, इट इज द फर्स्ट स्टेप। जब दोनों पार्टीज ऑफर एंड एक्सेप्ट कर लेती हैं फिर एक एग्रीमेंट बनता है, और जब ये लीगली इन्फोर्स्ड हो, बैक्ड बाय लॉ हो, तो फिर जाके ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसके बाद रिक्वायर ब्रेकिंग द लॉ। जब वाइड एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, जो लॉ है उसको ब्रेक किया जाता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं किसी के साथ कि इलीगल चीज़ों का आप कर रहे हैं, ठीक है, स्मगलिंग गुड्स है, या आप ड्रग्स का उसके साथ सॉरी एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये जो एग्रीमेंट होगा स्मगल गुड्स का या ड्रग्स का, तो ये क्या कर रहे हैं, ये लॉ को ब्रेक कर रही है, ठीक है। यानी इसके ऊपर पनिशमेंट है अगर आप लॉ को ब्रेक करते हैं। गो अगेंस्ट ट्रेंड पब्लिक पॉलिसी। अगर जब आप वाइड एग्रीमेंट करते हैं तो ये आपके पब्लिक पॉलिसी के बिल्कुल अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी टू पार्टीज हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर अहमद है और मिस्टर बी बिलाल है। तो मिस्टर अहमद कहता है देखिए मैं आपको जो है पैसे दूंगा, फॉर एग्जांपल 20 लाख मैं आपको दूंगा अगर मुझे आप गवर्नमेंट की ये वाली सीट दे दें, ठीक है। तो जो
मिस्टर ए ने ये ऑफर की है मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी के पास ये अथॉरिटी है और वो विदाउट मेरिट के ऊपर मिस्टर ए को वो सीट देता है 20 लाख का, और ये आपस में एग्रीमेंट करते हैं। तो बेसिकली ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी होगी, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया जो मेरिट था वो उसकी खिलाफ वर्जी की गई, और ये एग्रीमेंट जो इनिशियल लेवल के ऊपर जो एब इनिशियो से ही ये वाइड होगा। इसके बाद इंक्लूडिंग अ पार्टी दैट इज अ माइनर intoxicated and legally incest at the time of signing। अगर किसी भी तरह का कोई माइनर है, लेस देन 18 ईयर एज है, या कोई अनसाउंड माइंडेड पर्सन है, या कोई लीगली अनसेंस है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, कोई इंसॉल्वेंट वगैरह है, तो फिर इन दिस केस ये जो इनके दरमियान एग्रीमेंट होगा ये भी वाइड होगा। So, what are the main features of the wide agreement? Not legally binding. Such contracts are not enforceable in the court. No obligation. There is no obligation causes of actions for either party to perform under these agreements. None for men, Manasauer. When wide agreement are not completed, it is loaded with non-nature. This does not establish legal right and remedies for parties। So basically जो राइट एग्रीमेंट के जो वाइड एग्रीमेंट के फीचर हैं उसमें ये है कि एक तो ये नॉट लीगली बाइंडिंग इन्फोर्सेबल बाय द लॉ नहीं होता। सेकंड, इसके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं होती कि एक पार्टी या दूसरी पार्टी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन हो। और सेकंड, ये नेचुरल नहीं होता, नॉन नेचर होता है, मतलब कि इसको आप प्रॉपरली तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ज़रा हम इसकी थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल्स वाइज, ताकि आपको इसकी तमाम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइड एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। फॉर एग्जांपल, आप किसी को किसी सेकंड पर्सन है, आप उसको शादी करने का हक सबको है, ठीक है। तो आप किसी को उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि आप फलां से शादी ना करो, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा ये वाइड एग्रीमेंट होगा। सेकंड वन इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबको ट्रेड करने का हक है, सबको बिजनेस करने का हक है। लेकिन अगर आप किसी को रोक रहे हो कि तुम ये बिजनेस ना करो यहाँ पे, तो फिर अगर रिस्ट्रिक्शंस लग रही है आपकी तरफ से, तो फिर अगर दोनों पार्टी के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, तो फिर इस एग्रीमेंट को हम वाइड एग्रीमेंट कहेंगे। थर्ड वन, एग्रीमेंट इन डिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीजर। जैसे कि दोनों पार्टी आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने लोन दिया सेकंड पर्सन को, तो दोनों आपस में जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि देखें अगर मैं आपको लोन नहीं दे पाया तो फिर हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लीगल प्रोसीजर अगर किसी एग्रीमेंट के अंदर है तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड होगा। फोर्थ वन इज अनसर्टन एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट है उसमें आपने सर्टन टाइम पीरियड के लिए, ड्यूरेशन के लिए आपने वहाँ पे मेंशन नहीं किया, कुछ जो मैच्योरिटी डेट है या ड्यू डेट है आपने मेंशन नहीं किया, कुछ सर्टन टर्म्स आपने मेंशन नहीं की, तो फिर इस तरह के एग्रीमेंट्स भी जो हैं वो आपके वाइड एग्रीमेंट कहलाएंगे। इसके बाद वोगिंग एग्रीमेंट है। जस्ट लाइक आप कोई गैम्बलिंग आप कर रहे हैं या आप फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए, तो इस तरह के जो एग्रीमेंट होंगे वो भी वाइड एग्रीमेंट होंगे। इसके बाद कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट। कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट बेसिकली फ्यूचर पर्पसेस के ऊपर है। इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम फ्यूचर इवेंट के बेसिस के ऊपर कोई एग्रीमेंट करते हैं, और तो ये जो हमारा एग्रीमेंट होगा ये भी हमारा वाइड एग्रीमेंट होगा। एंड लास्ट वन इज एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि वो इम्पॉसिबल एक्ट के ऊपर है, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये भी वाइड एग्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल, आप मिस्टर आमना मिस आमना है और आप उसको कहते हैं कि आपकी जो डेड कैट है जो कि प्रीवियस वीक जो थी उसकी डेथ हो गई थी, मैं उसको दोबारा से आपको ज़िंदा करके दिखा दूँ, मैं आपको दोबारा से ज़िंदा करके
वो ज़िंदा करता हूँ उस कैट को, और आपने मुझे जो है वो 30,000 रुपीज़ देने हैं। तो मिस फ़ातिमा की वो जो डेड कैट है, आपने जो उसके साथ एग्रीमेंट किया है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल एक्ट है, ठीक है? क्योंकि वो ज़िंदा हो ही नहीं सकती, लेकिन आपने ये एग्रीमेंट कर लिया है, तो इसलिए आपका ये जो एग्रीमेंट होगा, ये वॉइड एग्रीमेंट होगा।